नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ये पार्ट हमारा शुरू था। जो पहला पार्ट था वो ख़त्म हो गया। आधा जो पार्ट बचा था वह हम इस वीडियो में पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम कहाँ पे थे कि यहाँ पर जो बचेंद्री पाल जी थी, वह उनकी एक साथी थी। वह दोनों महिलाएं वह कहाँ पहुँच गई थी, वहाँ जो बेस कैंप पर वो दे रहे थे कर्नल खुल्लर को। वह क्या बता रहे थे कि हम दोनों, उनके पास जो वॉकी टॉकी थी उस वॉकी टॉकी से वह खबर जो है कर्नल खुल्लर को वहाँ पे वो दे रहे थे कि वह कैंप 1 पर पहुँचने वाली केवल वो 2 महिला थी जो वह पहुँच गई। ये सूचना उन्होंने वहाँ पर दी थी। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी आगे देखते हैं कि क्या है। उन्होंने, जो लेखिका है, उन्होंने अपनी एवरेस्ट शिखर यात्रा कैसे संपूर्ण की। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। ये जो लोग हैं अंततः क्या हो गए, ये साउथ कोल पर पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर का उन्होंने क्या किया, कैंप 4 लगाया वहाँ पर। और संतोषजनक प्रगति थी। संतोषजनक यानी समाधानकारक प्रगति उनकी दिखाई दे रही थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी तो तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। वहाँ पे लेखिका बता रहे, जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, जो अप्रैल में वो बेस कैंप में थी, तो तेनजिंग जो थे उनकी छोटी सुपुत्री थी डेकी, उसके साथ वह लेखिका के पास गए थे या आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने ध्यान दिया था कि प्रत्येक शेर्पा कुली से बात की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। उन्होंने जो परिचय दिया उनके पास यानी लेखिका के पास, जब वो आए तो लेखिका ने उनको अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वह नौसिखिया हूँ, यानी मैं नई हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा लेखिका ने उनको बताया। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। लेखिका ने कहा कि एवरेस्ट जो है मेरा पहला अभियान है, मैं पहली चढ़ाई कर रही हूँ, पहली बार यह अभियान दल में मैं शामिल हुई हूँ। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा, वो तेनजिंग जो थे वो हंसे और उन्होंने लेखिका से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। और उन्होंने लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहने का प्रयास किया कि बहुत बार प्रयास करने के बाद ही यश मिलता है। उनको भी 7 बार एवरेस्ट चढ़ना पड़ा था, तब जाकर वह शिखर पर पहुँचे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। उन्होंने क्या किया, लेखिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तो तुम्हें शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इसलिए इसका अर्थ हुआ कि तुम एक काबिल लड़की हो, तुम पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाओगी।
तो 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोस्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। डी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई थी कि रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही थी। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यहाँ पे 15-16 मई को 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो लोस्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन जो नायलॉन के बने जो तंबू थे वह कैंप 3 में थी और कैंप में 10 और व्यक्ति उनके साथ थे जो लोपसांग ताशा रिंग में भी उनके साथ तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य लोग भी जो शरीर से बहुत मजबूत थे और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थी। मैं गहरी नींद में, लेखिका यहाँ पर कहती है कि वह गहरी नींद में सोई हुई थी और रात में क्या हुआ कि 12:30 बजे के आसपास उनके सर पर कुछ ऐसा भारी सा लगा और उसकी वजह से वह जाग गई, उनकी नींद खुल गई और अचानक नींद खुलने की वजह से क्या हो गया कि वो ज़ोरदार धमाका भी वहाँ पर हुआ और उनको महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ जो है उनके शरीर पर कुचलती हुई चली रही है और सांस लेने की भी कठिनाई उनको, लेखिका को वहाँ पर हो रही थी। अपना अनुभव जो है एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने का, एवरेस्ट की जो यात्रा थी जो लेखिका की, वह यहाँ पे बता रही है कि यह क्या हो गया था कि एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यहाँ पर यह लेखिका कह रही है कि ये क्या हो गया था कि एक लंबा बर्फ का जो पिंड रहता है कैंप के ठीक ऊपर ही लोहसा ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया। हमने पहले ही देखा कि ग्लेशियर मतलब क्या, बर्फ की नदी होती है, वहाँ से वह टूटकर क्या हो गया, वो नीचे आ गया और उसका जो विशाल हिमपुंज बन गया था। विशाल हिमपुंज यानी एक बड़ा सा उसका हिम का एक जैसे गोला जैसा बन गया था और वह एक्सप्रेस यानी बहुत तेजी से, जो तेज गति से, रेलगाड़ी की भी तेज गति से वह गर्जना यानी आवाज़ करते हुए वह साथ सीधी ढलान से नीचे होते हुए कैंप को वह नीचे आ गया और उसने क्या किया, कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी वहाँ पर एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु वहाँ पर हुई नहीं, पर घायल या जख्मी सभी वहाँ पर हुए थे। लोग सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में वह सफल हो गए। लोपसांग जो अपनी स्विस छुरी की मदद से, स्विस छुरी थी उनके पास, उसकी मदद से उन्होंने क्या किया, तंबू का जो रास्ता था वह साफ किया और वह उसमें सफल हो गए और उन्होंने अत्यंत तेजी से ही लेखिका को बचाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि सीधा अर्थ था कि मृत्यु, जो जैसे कि थोड़ी भी देर वहाँ पे हो जाती थी तो लेखिका की मृत्यु हो जाती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने चारों तरफ कड़े जमे बर्फ की खुदाई की। जो बाजू में जो सब चारों तरफ से जो बर्फ थी वो उसकी खुदाई उन्होंने उसके सहायता से की और उन्होंने लेखिका के बर्फ
उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में वह सफल हुए। कि जैसे कब्र होती है ना, कब्र में इंसान को रखा होता है, उसी तरह लेखिका उस कब्र की तरह वह बर्फ़ में वह फंसी हुई थी, और बर्फ़ में फंसे होने के कारण उनको इन्होंने निकालने में यह सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रांत 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी हुई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। यहाँ पर सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। जितने भी सुरक्षा दल थे वो सभी के सभी सुबह तक आ गए थे। और 16 मई को क्या हुआ, सुबह के 8 बजे जो है प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। और शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी और उसे एक खुद के स्ट्रेचर पर उसे क्या लिटाकर नीचे लाया गया था। और कर्नल जो खुल्लर थे, जो नेता थे, जो उनके लीडर थे, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य करने का उनका ज़बरदस्त एक साहसिक कार्य था जो उन्होंने किया था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यहाँ पर जो सभी 9 पुरुष सदस्य थे वो चोटों अथवा टूटी हुई हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना उनको पड़ा था, कि उनकी जो हड्डियाँ टूटी थी और वो बहुत जख्मी हुए थे, उनको लगा था। तभी कर्नल जो खुल्लर थे, उनके लीडर थे, उन्होंने मुड़कर लेखिका से बोला कि आप भयभीत हो, आप डर गई हो? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं डर गई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो? क्या आप वापस जाना चाहते हो? तो लेखिका ने हिचकिचाहट में उत्तर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे आगे जाऊंगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप में पहुंची, मैंने अगले ही दिन अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी कि क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। जैसे ही लेखिका साउथ कोल में पहुंची, वहाँ पर उन्होंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी थी। और उनका खाना जो था, कुकिंग जो था, गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने इकट्ठे किए थे। जो दोपहर 1:30 बजे वहाँ पे एक बिस्सा नामक इंसान था, वो आया था। उसने उनको चाय के लिए गर्म पानी करते हुए देख लिया था। और जय और मीनू जो उनके साथ थे, वो बहुत पीछे रह गए थे और वह चिंतित थे कि उन्हें उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाए। ये चिंता लेखिका को थी। धीरे धीरे वो लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे थे और उनके पास जो बोझ था वो बिना ऑक्सीजन के ही चल रहे थे। तो दोपहर के बाद मैंने अपने लेखिका यहाँ पर कह रही है कि दोपहर के बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र में बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय ने वास स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी ली, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा और वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। यहाँ पे दोपहर हो गई थी। बाद में क्या हुआ कि दल के दूसरे जो सदस्यों की मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया, लेखिका ने एक थर्मस में जूस को भर दिया और दूसरे थर्मस में उन्होंने क्या किया, चाय भर के ले लिया और नीचे जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। और बर्फीली हवा में क्या हुआ कि तंबू से बाहर कदम रखा उन्होंने। तो कैंप क्षेत्र के बाहर जो लोग आ रहे थे, उनसे जब वह आ रही थी तब उनकी मुलाकात किससे हुई, तो मीनू से हो गई। और जय जो था वो बहुत पीछे था।
तो जय जनसेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला उनको, और कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी ली उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि लेखिका जो है आगे जाने से रोकने की कोशिश की लेखिका ने, मगर मुझे की से मिलना भी था। उनको क्या था कि की से मिलना था थोड़ा सा। और आगे नीचे उतरने पर क्या किया लेखिका ने, देखा कि लेखिका को देखकर वह लोग क्या जो है वह जो है हक्का बक्का रह गए, यानी हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? उन्होंने उनको कहा कि बचेंद्री जी को कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतरोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं भी ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। यहाँ पर लेखिका जो है वह वहाँ पे जा रही थी, तो उन्होंने वो जो कीज थे उन्होंने उनसे कहा कि तुमने ये जोखिम की ली, तो उन्होंने भी दृढ़तापूर्वक कहा, उसको उत्तर दिया कि मैं भी एक पर्वत रही हूँ, इसलिए मैं भी फिजिकली फिट हूँ, मैं शारीरिक रूप से फिट हूँ, और मैं भी यहाँ पर अपने दल के सदस्य की मदद करना चाहती थी, या मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और उन्होंने फिर जो की है वो उन्होंने हंस दिया थोड़ा सा, और उन्होंने जो पेय पदार्थ लाए थे वो पेय पदार्थ से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उन्होंने उनका जो किट है वह लेखिका को नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो साउथ कोल है यह स्थान है, वहाँ पर जो है लाटू और बिसा भी उनको वहाँ नीचे उतरते हुए मिल गए, और जो साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौटकर वो आ गए थे। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगहों में से एक प्रसिद्ध जगह थी। अगले दिन में सुबह 4 बजे जब वो उठ गए और बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो अगले दिन क्या हुआ, सुबह 4 बजे लेखिका उठ गई और उन्होंने बर्फ़ पिघलाई और उसमें क्या किया, चाय बनाई और उसके साथ बिस्कुट लिए और आधी चॉकलेट का हल्का उन्होंने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद वो तंबू से क्या हो गई, निकल कर पड़ने के बाद उन्हें बाहर जो अंगदोर जी है वो बाहर खड़े मिले, और उनके पास आजू बाजू में कोई भी नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अंगदोर जी जो थे वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, और इसकी वजह से क्या हो गया था कि उनके पैर जो है ठंडे पड़ने लगते थे, इसलिए वह ज़्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में वह नहीं चढ़ सकते थे। रात्रि के शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी के चढ़कर साउथ कोल के वापस आ जाना था, या अथवा प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, और उसने मुझसे पूछा, यहाँ पे लेखिका कहती है कि लेखिका से उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने की भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था, और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या की, उन्होंने तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, और करने के बाद क्या हुआ कि
उसने लेखिका से पूछा कि क्या लेखिका उनके साथ जाने के लिए तैयार है या जाना चाहती है। तो एक दिन में साउथ पोल से चोटी को जाना और वापस आना बहुत कठिन था और श्रम साध्य होगा, श्रम बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। और इसके अलावा अंगदोर जी के पैर जो है ठंडे पड़ गए थे और इसके लिए क्या वह लौट कर आने का भी जोखिम था। तो फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था कि लेखिका को उन पर विश्वास था कि वह साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। आरोहण यानी ऊपर चढ़ना, तो ऊपर चढ़ने की उनकी क्षमता थी उतनी, और वो कर्मठता के बारे में भी उनके जानते थे कि वो बहुत कर्मठ थे, मेहनती थे, और वह लेखिका उनकी कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लेखिका के साथ चलने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति तैयार वहाँ पर नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ा आया था। यहाँ पर सुबह के ये अंगदोर जी के साथ ये लेखिका निकल पड़ी थी। तो ऊपर वहाँ पे सुबह बाहर निकलने के बाद उनका दिन, वो जो दिन है, ऊपर चढ़कर आ गया था। हल्की हल्की हवा वहाँ पर चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैंने अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए, मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ पर वो लोग निकल पड़े, तो निकलने के बाद उन्होंने ऊपर चढ़ा, तो ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ी सी क्या हुई, हवा हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, और हल्की हवा चलने के बाद वहाँ पे ठंड भी अधिक थी। तो लेखिका ने क्या किया कि ऊपर जो चढ़ने वाली थी, आरोही यानी क्या, ऊपर चढ़ना, तो वहाँ पे लेखिका ने क्या किया कि हल्की हवा चल रही थी और ठंड थी, तो आरोही जो उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर में यानी ऊपर जो थी, वह आरोही की जो उपस्कर यानी क्या, आरोही की जो आवश्यक जो सामग्री थी, वह जो काफ़ी सुरक्षित थी। उनकी जो सामग्री थी, जो ऊपर चढ़ने के लिए उनको जो सामग्री लगती थी, वह सुरक्षित थी। तो और वह गर्म भी थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। उन्होंने क्या किया कि रस्सी भी नहीं लिए, बगैर रस्सी के उन्होंने चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए, और लेखिका कह रही कि मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेखिका और वो अंगदोर जी साथ साथ वहाँ ऊपर चढ़ गए। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चढ़ाने इतनी सख्त और बुरी बुरी थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। वहाँ पर जमी हुई बर्फ़ थी, और सीधी जो ढलाऊ जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बहुत सख्त थी, बुरी बुरी थी, और वहाँ पे मानो कि शीशे की जो चादरें बिछी हुई हो, ऐसा वो बर्फ़ ऐसी लग रही थी। और उस बर्फ़ को काटने के लिए फावड़े की ज़रूरत लगती थी, हाथ से वो नहीं निकल रहा था। तो लेखिका ने बहुत सख्ती से यानी बहुत ज़ोर से वो फावड़ा चलाया, और जो जमी हुई बर्फ़ थी, वो धरती पर फावड़े के दांतों से काट ली। और उन खतरनाक स्थलों पर हरदम एक अच्छी तरह की सोच, जहाँ पे जो रास्ता था, वहाँ पर उन्होंने खतरनाक स्थल थे वो, वहाँ पर उन्होंने हर एक जो अपना कदम है, वह उन्होंने सोच समझ कर उठाया था। 2 घंटों से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे।
यहाँ पर कहा गया है कि लेखिका बता रही है कि 2 घंटे से कम समय में ही वो लोग क्या हो गए, शिखर पर पहुँच गए थे। और जो दोरजी थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से कहा कि क्या लेखिका थक गई है। तब उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वो थकी नहीं है। जिसे सुनकर वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए कि इतना होने के बाद भी लेखिका थकी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले वाले जो दल थे ना, वह उन्हें पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे। यदि अगर इसी गति से वो लोग चलते जाएंगे तो उनके पहुंचने वो भी दोपहर 1 बजे तक वहाँ पर पहुंच जाएंगे। वह सुबह 6:20 को निकले थे तो 6:20 पर निकले थे, तो वो वहाँ पहुँचने में उन्हें कितना टाइम लगा, वो कितना समय लगा, तो दोपहर के 1 बज गए। लाट्टू हमारे पीछे पीछे आ रही थी और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाट्टू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाट्टू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाट्टू ने ध्यान दिया कि मैं एक ऊंचाई के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिनाई चढ़ाई भी अब आसान नहीं लग रही थी। लाट्टू जो एक इंसान था जो उनके साथ वाला ही था, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। और जब वह दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, तब क्या हुआ कि उनके पास वह पहुंच गया और थोड़ी थोड़ी चाय उन्होंने वहाँ पर पी ली। और चाय पीने के बाद उन्होंने क्या किया कि फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। और चढ़ाई शुरू करने के बाद जो लाट्टू था, उसके पास एक नायलॉन की रस्सी थी और वह रस्सी जो है उन्होंने जो है उसके अंगदोरजी और जो लेखिका थी, वो रस्सी के सहारे वहाँ पे चढ़े। और वह लाट्टू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। उसने रस्सी अपने सुरक्षा की बजाय उनका संतुलन रहे इसलिए पकड़ी हुई थी। और लाट्टू के ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर जो ऑक्सीजन था की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर वह वहाँ पे वो चढ़ रही थी। और लेखिका के रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, लेखिका को महसूस हुआ कि वह सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लेखिका को लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुर-भुर बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। यहाँ पर दक्षिणी शिखर के ऊपर जो हवा थी वो बहुत तेज़ी से चल रही थी, बहुत गति से चल रही थी। और उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके जो भूरे भूरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ रहे थे, और वो जो दृश्यता थी शून्य तक आ गई थी, यानी बहुत नज़दीक आ गई थी। और अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। लेखिका ने क्या हुआ कि बार बार देखा कि वहाँ पे अभी कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है और ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। लेखिका को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरी सांस मानो रुक गई थी, वहाँ पर उनकी सांस मानो रुक गई थी। और उनको विचार आया कि कौंधा की सफलता बहुत अभी नज़दीक है, अभी वह पहुंचने ही वाली है। तो 23 मई 1984 के दिन दोपहर में जो 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर लेखिका खड़ी थी, और इस एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जो थी वह लेखिका थी।
एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़ों से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटी छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जब लेखिका एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी तो एवरेस्ट के शंकु की चोटी पर बहुत ही कम जगह थी। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ वहाँ पे खड़े रह सके। तो उन्होंने क्या किया, बर्फ़ को थोड़ा सा वहाँ पे तोड़ दिया और जगह बना ली। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उनके सामने सुरक्षा का प्रश्न था कि वह वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, नीचे ना गिर जाए। तब उन्होंने क्या किया, फावड़े से क्या किया, बर्फ़ की खुदाई की और उनके लिए थोड़ी सी जगह वहाँ पर उन्होंने बना ली। इसके बाद उन्होंने घुटनों के बल बैठी बर्फ़ पर अपने माथे पर लगाकर सागर माथे का ताज का चुंबन लिया और क्या किया कि बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र लिया, हनुमान चालीसा निकाली और उन्होंने उसको लाल कपड़े में लपेटा और छोटी छोटी सी उन्होंने क्या की, वहाँ पर पूजा अर्चा की। और पूजा अर्चा करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको पूरे वो जो उनके साथ जो पोटली थी वो जो एक कपड़े में बांध के उसे बर्फ़ में उन्होंने दबा दिया। फिर आनंद के इस क्षण में उनको क्या हुआ, उनके माता पिता का ख्याल आया, उनके माता पिता का ध्यान आया, उनके माता पिता की उनको याद आई। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जु नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंग दोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दी। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छूटे हुए संसार के एकदम भिन्न है। जैसे ही लेखिका उठी और उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जु नेता अंगदोर जी जो उनके साथ थे उन्होंने उनके प्रति आदर भाव व्यक्त किया और अंगदोर जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया, यहाँ पर उन्हें साथ दिया चढ़ने के लिए और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुँचाया। और लेखिका यहाँ पर कहती है कि उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी और जो अंगदोर जी थे उन्होंने उनको गले से लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद क्या हुआ कि पुलजर जो पहुँचे उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दी वहाँ पर। और जो लाठू नेता था उनका, जो एवरेस्ट पर उनकी चारों के पहुँचने की खबर जो है वह कर्नल खुल्लर तक उन्होंने पहुँचा दी और उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी थी उससे वह खबर वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दी और वो बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने उनको बधाई दी कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। ऐसा जो है कर्नल खुल्लर ने लेखिका को कहा और वे उनको बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस आ जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यानी कि जैसे तुम यहाँ से गई थी, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारा जो जीवन है वो अलग रहेगा। तुम जो यहाँ से चली गई थी वैसा तुम अभी वापस आने के बाद तुम्हें दूसरा संसार मिलेगा, दूसरा संसार देखने को मिलेगा जो अलग ही रूप उसका होगा। यहाँ पर लेखिका जो है बचेंद्री पाल जी जो है लेखिका है, उनका जो एवरेस्ट पर चढ़ने का जो लक्ष्य था, जो सपना था वो पूरा उन्होंने किया था और वो
पहली महिला थी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी, इसीलिए वो बहुत प्रसन्न थी और बहुत आनंदित थी। इन्होंने जो ये पाठ लिखा था उनके बारे में जो ये कहानी बताई थी, जो उनकी जो यात्रा थी वो उन्होंने खुद लिखी है। और उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसी कैसी उनकी यात्रा रही, ये हम सब इस पाठ में हमें उन्होंने बताया है। तो इस तरह से उन्होंने अपना एवरेस्ट शिखर यात्रा अपनी पूर्ण की। आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।